हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इन चापा कॉलेज। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, जिसमें मैंने बताया था आपको कि लोअर कॉर्डेट्स में और हायर कॉर्डेट्स के एलिमेंट्री कैनाल का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या डिफरेंस रहता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स के डिफरेंट क्लास के जो एनिमल्स होते हैं उनमें एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में जिन एनिमल्स का देख रहे हैं इसमें स्कॉलियोडॉन यानी डॉग फिश, राना या फ्रॉग जो कि एम्फीबिया क्लास का एनिमल है और रेप्टिलिया का एनिमल है, यूरोमेस्टिक्स या स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड कहते हैं इसको। क्लास एविस का जो एनिमल है कोलम्बा या पिजन, और क्लास मैमेलिया का जो एनिमल है वो ऑरिक्टोलेगस या रैबिट। इन पांचों एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में किस प्रकार से कंपैरिजन होता है वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो देखेंगे कि इन पांचों एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होते हैं। तो जैसे स्कॉलियोडॉन का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और क्लोएका से बना होता है। इसी तरह से फ्रॉग का भी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और क्लोएका होता है। सेम यूरोमेस्टिक्स में भी एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और क्लोएका होता है। और कोलम्बा या पिजन में भी एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और क्लोएका होता है। लेकिन रैबिट के एलिमेंट्री कैनाल में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे देखेंगे कि रैबिट का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें बक्कल कैविटी, वेस्टिब्यूल, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस होता है। एनस होता है यानी जो रैबिट होता है इसमें क्लोएका एब्सेंट होता है, जो कि इन चारों एनिमल्स में जो आखिरी भाग होता है एलिमेंट्री कैनाल का क्लोएका होता है। इसकी जगह में जो रैबिट होता है उसमें एनस पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि माउथ की ओपनिंग में किस प्रकार से क्या अंतर है सभी एनिमल्स में। तो जो स्कॉलियोडॉन होता है उसका जो माउथ की ओपनिंग होती है वो क्रीसेंट्रिक एट द वेंट्रल साइड ऑफ द हेड, यानी कि हेड के वेंट्रल साइड अधर सतह पर क्रीसेंट्रिक एपर्चर के रूप में माउथ होता है और एंड बाउंडेड बाय द जॉज एंड लीड्स टू बक्कल कैविटी। और ये माउथ होता है जो वो जबड़ों से घेरा हुआ होता है और पीछे की तरफ बक्कल कैविटी में खुलता है। अब हम देखेंगे फ्रॉग का जो माउथ का ओपनिंग होता है वो कैसा होता है। वो होता है टर्मिनल, टर्मिनल यानी आगे की तरफ खुलता है। एंड सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर मतलब आधा गोलाकार, अर्धचंद्राकार कह सकते हैं। और ये जो माउथ होता है वो हेड के आगे की तरफ जबड़ों से घिरा हुआ होता है और ये माउथ बक्कल कैविटी में फ्रॉग में भी खुलता है। अब देखेंगे यूरोमेस्टिक्स, यूरोमेस्टिक्स में भी क्या होता है कि हेड के आगे के भाग में माउथ होता है टर्मिनल एंड पर, और ये भी सेमी सर्कुलर शेप में होता है और जबड़ों से ही घिरा होता है और बक्कल कैविटी में खुलता है। अब पिजन में देखेंगे, पिजन में भी माउथ क्या होता है टर्मिनल एंड पर होता है यानी आगे के भाग में, और चौड़ा छिद्र होता है इसमें, और ये जबड़ों से तथा हॉर्नी बीक्स यानी हॉर्नी बीक्स यानी चोंच के द्वारा घिरा रहता है और ये बक्कल कैविटी में खुलता है। अब देखेंगे रैबिट में, तो रैबिट में जो माउथ होता है वो ट्रांसवर्स स्लिट लाइक सब टर्मिनल एपर्चर, छोटा सा छिद्र के आकार का होता है माउथ ने ट्रांसवर्स स्लिट लाइक।
ट्रांसवर्स अपर्चर के रूप में होता है। और जो स्नाउट यानी थूथन, जो रैबिट का आगे का बढ़ा हुआ भाग रहता है हेड का, उसको कहते हैं स्नाउट, उसमें आगे की तरफ होता है और जबड़ों से घिरा रहता है और बक्कल कैविटी में खुलता है। तो इस प्रकार से माउथ की ओपनिंग है जो ये पांचों एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होती है थोड़ी थोड़ी। अब देखेंगे जॉस एंड लिप्स, जबड़े और लिप्स में क्या अंतर होता है। तो जो स्कॉलियोडॉन है इसमें केवल लोअर जॉ मूवेबल होता है, में नीचे का जबड़ा ही क्या होता है, चलनशील होता है। जैसे हम लोग का भी लोअर जॉ नीचे की तरफ जब हम मुंह खोलते हैं तो अपर जॉ ऊपर की तरफ नहीं उठता है, सिर्फ लोअर जॉ नीचे की तरफ जाता है। ऐसे ही इन एनिमल्स में भी लोअर जॉ ही मूवेबल होता है। फ्रॉग में भी लोअर जॉ मूवेबल होता है, नीचे का जबड़ा क्या होता है, चलनशील होता है। और इसमें लिप्स हार्ड होते हैं, ओंठ कड़े होते हैं और इमूवेबल यानी अचल होते हैं। वो ओंठ क्या होते हैं, हिलते डुलते नहीं है। यूरोमेस्टिस में भी लोअर जो है वो मूवेबल होता है, लिप्स सेम फ्रॉग की तरह होते हैं जो इमूवेबल होते हैं। और पिजन में होता है जो वो लोअर जॉ मूवेबल होता है, लेकिन इनमें लिप्स एब्सेंट होते हैं और बीक्स कवर्ड द जॉस, इसमें जो चोंच होती है वो जबड़ों को कवर कर लेती है। तो इस प्रकार से पिजन में इस प्रकार से लोअर जॉ होता है, जॉस होते हैं। अब देखेंगे रैबिट में, तो रैबिट में लोअर जॉ मूवेबल होता है और इसमें लिप्स प्रेजेंट होते हैं। और रैबिट में जो अपर लिप होता है, रैबिट में जो अपर लिप होता है वो बीच से फटा रहता है। रैबिट का आप लोग देखे होंगे कभी चेहरा, तो उसका ऊपर का ओंठ फटा रहता है, उसको कहते हैं क्लेफ्ट, उससे उसके दांत दिखते रहते हैं। और क्लेफ्ट के उधर दोनों तरफ क्या विब्रिसी होते हैं, छोटे छोटे एक तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको विब्रिसी कहते हैं। तो ये हो गया रैबिट का। अब देखेंगे बक्कल कैविटी में किस प्रकार से अंतर होता है। तो जैसे स्कॉलियोडॉन में बक्कल कैविटी होती है जो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड यानी पृष्ठ अधर सतह से चपटी होती है। फ्रॉग में वाइड एंड लार्ज, फ्रॉग में जो बक्कल कैविटी होती है चौड़ी और लंबी होती है। यूरोमेस्टिक्स में नैरो, आगे से नैरो होती है एंड ब्रॉड पोस्टीरियरली, मतलब पीछे से चौड़ी होती है। यूरोमेस्टिक्स में जो बक्कल कैविटी होती है वो आगे से पतली, नैरो और संकीर्ण होती है और पीछे से चौड़ी होती है। पिजन में जो होती है बक्कल कैविटी वो ट्रायंगुलर शेप में होती है, त्रिकोणाकार में होती है और संकीर्ण होती है, नैरो होती है। जबकि रैबिट में जो बक्कल कैविटी होती है वो लार्ज एंड वाइड, लंबी और चौड़ी होती है। अब देखेंगे वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल एक्चुअली में क्या होता है, स्पेस बिटवीन द लिप्स, चीक्स, लिप्स, टीथ एंड चीक्स, यानी जो स्पेस है ना, जगह है किसके बीच में, आपके लिप्स, दांत और गाल के बीच की जो जगह रहती है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। तो ये वेस्टिब्यूल रचना है जो वो स्कॉलियोडॉन में, फ्रॉग में, यूरोमेस्टिक्स और बर्ड में ने पिजन में नहीं पाए जाते, जबकि ये वेस्टिब्यूल है वो रैबिट में पाया जाता है। ये वेस्टिब्यूल में ही माउथ ओपन होता है रैबिट में। अब देखेंगे टीथ में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जो स्कॉलियोडॉन होता है इसमें होम टीथ होते हैं जो होमोडोंट, पॉलीफायोडोंट एंड मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। जो स्कॉलियोडॉन में टीथ होते हैं होमोडोंट यानी एक समान होते हैं, कोई भी अंतर नहीं होता, सभी टीथ एक जैसे दिखते हैं। पॉलीफायोडोंट मतलब जितने बार टीथ गिरते हैं उतने बार नए टीथ आ जाते हैं, इस कंडीशन को पॉलीफायोडोंट कहते हैं। एंड मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, ये प्लेकॉइड स्केल्स का रूपांतरण होते हैं, प्लेकॉइड स्केल से ही टीथ बनते हैं, किसमें, स्कॉलियोडॉन में। अब फ्रॉग में देखेंगे इसके टीथ होते हैं जो स्मॉल, कॉनिकल एंड ओनली इन अपर रो, अपर जॉ, सॉरी, हाँ, जो टीथ होते हैं फ्रॉग में केवल ऊपरी जबड़े में एक रो में दांत होते हैं
और वो भी होते हैं होमोडोंट, एक्रोडोंट एंड पॉलीफायोडोंट। जो मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, यही एक्रोडोंट है ना, जो मसूड़ों के अग्र भाग में लगे रहते हैं, उसको एक्रोडोंट टीथ कहते हैं। तो इस प्रकार से जो फ्रॉग में टीथ कैसे होते हैं अब हम देखेंगे। यूरोमेस्टिक्स में, इसमें स्मॉल कॉनिकल एक्रोडोंट एंड प्रेजेंट इन बोथ जॉस। जो यूरोमेस्टिक्स में दांत होते हैं छोटे और कॉनिकल शेप, यानी कोन शंकुआकार आकार में रहते हैं। एक्रोडोंट सेम फ्रॉग की तरह एंड दोनों जबड़ों में होते हैं लेकिन ये दांत। अब पिजन में देखेंगे, पिजन में किसी भी प्रकार की टीथ नाम की रचना नहीं पाई जाती। अब देखेंगे रैबिट में, तो रैबिट में जो टीथ होते हैं वो होते हैं डाइफायोडोंट, थीकोडोंट एंड हेट्रोडोंट। डाइफायोडोंट मतलब होता है 2 बार निकलते हैं, एक बार मिल्क टीथ और उसकी जगह में फिर बाद में परमानेंट टीथ निकलते हैं। और थीकोडोंट यानी मसूड़ों के सॉकेट्स में स्थित होते हैं दांत। और हेट्रोडोंट मतलब दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन है वो है डायस्टेमा। डायस्टेमा एक्चुअली में जो डायस्टेमा होता है वह जो दांतों के बीच का स्पेस होता है, टूथलेस स्पेस। जैसे मैमल्स में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से यदि किसी एक तरह के दांत एब्सेंट रहते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स में कैनाइन टीथ एब्सेंट है, तो उस जगह में स्पेस रहता है, उस स्पेस को डायस्टेमा कहते हैं। तो ये जो डायस्टेमा है वो स्कॉलियोडॉन में एब्सेंट होता है, फ्रॉग में भी एब्सेंट होता है, यूरोमेस्टिक्स में भी एब्सेंट रहता है, पिजन में भी एब्सेंट होता है, लेकिन रैबिट में ये डायस्टेमा प्रेजेंट रहता है। और ये एक्चुअली में जो इंसिजर टीथ होता है, रैबिट में इंसिजर टीथ है ना, सामने वाले टीथ है, और पीछे का जो ग्राइंडिंग टीथ होता है प्रीमोलर, इसके बीच में स्पेस रहता है, यानी कि कैनाइन टीथ नहीं पाया जाता है रैबिट में, तो उस स्पेस को डायस्टेमा कहते हैं। तो रैबिट में डायस्टेमा पाया जाता है, जबकि इन चारों एनिमल्स में डायस्टेमा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है जो टंग यानी जीभ है। तो जीभ है जो स्कोलियोडॉन में वो थिक यानी मोटी, फ्लैट, चपटी और नॉन मस्कुलर होती है। कोई भी तरह की इसमें किसी भी प्रकार की मस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं होती, मसल्स नहीं होती। नॉन ग्लैंडुलर यानी कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। और प्रोट्रसिबल, प्रोट्रसिबल मतलब बाहर निकलने योग्य, बाहर अंदर जैसे कर सकते हैं जीभ को, तो ये प्रोट्रसिबल होती है। नॉन ग्लैंडुलर प्रोट्रसिबल होती है और इसमें टेस्ट बड्स एब्सेंट होती हैं। टेस्ट बड्स जिनसे स्वाद आता है, स्वाद कलिकाएं, तो ये स्कोलियोडॉन में एब्सेंट होती है। स्कोलियोडॉन की जो टंग होती है वो चपटी, मोटी, नॉन मस्कुलर, नॉन ग्लैंडुलर और प्रोट्रसिबल, और इसमें टेस्ट बड्स एब्सेंट होते हैं। जबकि फ्रॉग की जो टंग होती है वो होती है लार्ज, लंबी, मस्कुलर, स्टिकी यानी चिपचिपी, अटैच्ड एंटीरियरली, फ्री पोस्टीरियरली एंड प्रोट्रसिबल। मतलब जो फ्रॉग की टंग होती है वो लंबी, मस्कुलरिस होती है और वो आगे से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है और पीछे से स्वतंत्र रहती है। और प्रोट्रसिबल यानी बाहर निकल सकती है, ऐसी टंग होती है। अब देखेंगे यूरोमेस्टिक्स में, तो यूरोमेस्टिक्स में भी टंग क्या होती है, लार्ज और मस्कुलर होती है। इसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड वगैरह। अटैच्ड मिड वेंट्रली, मिड वेंट्रल साइड से वो अटैच रहती है, जुड़ी रहती है। और प्रोट्रसिबल होती है यानी बाहर निकल सकती है जीभ, और उसमें टेस्ट बड्स पाए जाते हैं।
अब देखेंगे पिजन में, तो पिजन की टंग भी क्या होती है, लार्ज, नैरो यानी संकीर्ण होती है, लंबी होती है लेकिन नैरो होती है, और ट्रायंगुलर शेप में होती है, त्रिकोण आकार में होती है, बट नॉन प्रोट्रसिबल होती है, यानी बाहर जो पिजन होती है वो अपनी टंग को बाहर नहीं निकाल सकती है, इसलिए इसको बोले नॉन प्रोट्रसिबल, और इसमें टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। अब देखेंगे रैबिट की जो टंग होती है वो मिड डॉर्सली अटैच रहती है, और एंटीरियर टिप इसका क्या होता है, फ्री रहता है, यानी आगे से वो फ्री रहती है। जैसे हम लोग की टंग है वो आगे से स्वतंत्र है, वैसे ही रैबिट में भी होती है, और वो प्रोट्रसिबल होती है, बाहर जैसे हम लोग अपनी टंग को बाहर निकाल सकते हैं वैसे ही रैबिट में भी टंग होती है, और इसमें टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, और पेपली भी पाई जाती है, टेस्ट पेपली एंड बर्ड्स पाई जाती है। अब हम देखेंगे इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स क्या कहलाता है, जैसे हमारे नासा छिद्र होते हैं, बाहर से नासा छिद्र होता है, वो पीछे नेसल पैसेज में खुलता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम में बताया था। तो नेसल पैसेज है जो एक्सटर्नल नेयर्स है जो वो नेसल पैसेज में खुलता है, नेसल पैसेज आगे इंटरनल नेयर्स के द्वारा कुछ एनिमल्स में बक्कल कैविटी की छत में खुलता है। तो जैसे स्कॉलियोडर्म में ये इंटरनल नेयर्स है ना, आंतरिक नासा छिद्र के होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और फ्रॉग में दो छोटे इंटरनल नेयर्स पाए जाते हैं, और ये बक्कल कैविटी की रूफ में खुलते हैं, इनकी ओपनिंग बक्कल कैविटी की छत के ऊपर होती है। अब देखेंगे यूरोमेस्टिक्स में, यूरोमेस्टिक्स में जो उसमें भी दो छोटे इंटरनल नॉस्ट्रल्स पाए जाते हैं, और ये बक्कल कैविटी के रूफ में ऊपर की तरफ, आगे की तरफ क्या होते हैं, इंटरनल नेयर्स ओपन होते हैं। अब देखेंगे पिजन में, तो पिजन में भी छोटे नॉस्ट्रल्स होते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, और वो बक्कल कैविटी के पीछे वाले भाग में खुलते हैं, पोस्टीरियर एंड ऑफ द बक्कल कैविटी। यूरोमेस्टिक्स में एंटीरियर एंड ऑफ द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, यानी बक्कल कैविटी की रूफ में आगे के भाग में खुलते थे, जबकि पिजन में बक्कल कैविटी के रूप में पीछे के भाग में इंटरनल नॉस्ट्रल्स खुलता है। अब रैबिट में देखेंगे, तो रैबिट में क्या होता है, दोनों ही नॉस्ट्रल्स है जो नेसल पैसेज में खुलता है, और नेसल पैसेज है जो बक्कल कैविटी के पश्च भाग में और फेरिंग्स के अग्र भाग में, छत में यानी रूफ ऑफ फेरिंग्स में खुलती है। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फेरिंग्स। बक्कल कैविटी का पीछे वाला भाग है जो फेरिंग्स है, जो इसमें पोस्टीरियर एंड ऑफ बक्कल कैविटी रिप्रेजेंट्स फेरिंग्स, बोथ आर इनसेपरेबल, यानी जो स्कॉलियोडॉन में बक्कल कैविटी का जो पश्च भाग है वो फेरिंग्स बनाता है, और बक्कल कैविटी और फेरिंग्स एक दूसरे से अलग नहीं पहचान सकते हम लोग, यानी वो इनसेपरेबल है, दोनों एक कंटिन्यूएशन में रहते हैं, उनको हम अलग अलग नहीं पहचान सकते कि बक्कल कैविटी क्या है, कौन सा भाग है, और फेरिंग्स कौन सा है। बस ऐसे ही अनुमानित बताते हैं कि ये बक्कल कैविटी होगा और उसका पीछे वाला भाग फेरिंग्स। अब देखेंगे फ्रॉग में, तो फ्रॉग में फ्रॉग में भी बक्कल कैविटी का जो पश्च भाग है वो फेरिंग्स को बताता है, फेरिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही यूरोमेस्टिक्स में भी जो बक्कल कैविटी का पीछे का चौड़ा भाग होता है उसको फेरिंग्स कहते हैं। पिजन में है बक्कल कैविटी है जो वो पीछे की तरफ फेरिंजियल कैविटी में मर्ज हो जाती है, यानी वो भी एक तरह का अटैच रहती है। अब देखेंगे रैबिट में, तो रैबिट में फेरिंग्स छोटा सा भाग होता है, बक्कल कैविटी के पीछे का छोटा भाग फेरिंग्स होता है, और इसमें फेरिंग्स 3 भागों में बटा होता है। आगे का भाग होता है नेजोफेरिंग्स, बीच वाला भाग होता है ओरोफेरिंग्स, और पीछे का जो फेरिंग्स वाला भाग होता है उसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। यानी रैबिट में फेरिंग्स 3 भाग में बटा जाता है। पहला है नेजोफेरिंग्स,
बीच वाला ओरोफेरिंक्स और पीछे वाला लैरिंगोफेरिंक्स। अब देखेंगे गिल स्लिट्स। तो गिल स्लिट्स है जो, वो सिर्फ स्कोलियोडर्म में फेरिंक्स वाले भाग में पाए जाते हैं, और 5 वेंट्रल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं फेरिंक्स की लेटरल वॉल में। अब फ्रॉग में ये फेरिंक्स एब्सेंट रहते हैं, यूरोमेस्टिक्स में भी, और पिजन में, और मैमल्स यानी रैबिट में भी जो गिल स्लिट्स हैं वो नहीं पाए जाते। अब देखेंगे ग्लॉटिस है जो, ग्लॉटिस जो रचना है जिसके द्वारा जो फेरिंग्स है वो ईसोफेगस में, फेरिंग्स है जो वो रेस्पिरेटरी पाथ में खुलता है ग्लॉटिस के द्वारा। तो ये रचना है जो वो इसमें नहीं पाई जाती स्कोलियोडर्म में, क्योंकि इसमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, लंग्स नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें ग्लॉटिस एब्सेंट रहता है स्कोलियोडर्म में। और फ्रॉग में है जो ग्लॉटिस एक छोटा सा छिद्र के समान रचना होती है, और जो पीछे की तरफ लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर जो कि रेस्पिरेटरी पाथ है, श्वसन पथ है, उसमें खुलता है। यूरोमेस्टिक्स में भी जो ग्लॉटिस है वो छोटा सा छिद्र के समान रचना होता है, ओपनिंग होती है, जो पीछे की तरफ ट्रैकिया में खुलती है। पिजन में भी ये ओरल ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स है जो वो ट्रैकिया में खुलती है, और रैबिट में भी जो ग्लॉटिस है वो स्लिट लाइक ओपनिंग है, जो कि फेरिंग्स के पीछे वाले भाग लैरिंगोफेरिंक्स से खुलती है। और कहाँ खुलती है? ये लैरिंग्स में खुलती है। यानी मैमल्स यानी रैबिट में जो फेरिंग्स का पीछे वाला भाग है लैरिंगोफेरिंक्स है, वो ग्लॉटिस के द्वारा लैरिंग्स में खुलता है। लैरिंग्स ये। अब हम पांचों एनिमल्स के यानी आपका क्लास इलेस्मोब्रैंड के एक एनिमल स्कोलियोडर्म का, एम्फीबिया के फ्रॉग का, रेप्टिलिया में यूरोमेस्टिक्स, और एवीज में पिजन का, तथा मैमेलिया में रैबिट के एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर देखते हैं और क्या डिफरेंस है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ईसोफेगस के बारे में देखते हैं। तो जो इलेस्मोब्रैंक पे हमने लिया है स्कोलियोडर्म, इसमें जो ईसोफेगस होता है वो स्मॉल ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मस्कुलेरिस होता है, इसमें मसल्स पाई जाती हैं, और ये प्रोट्रेसिबल होता है यानी फैल सकता है, और इसमें म्यूकस फोल्डिंग्स होती है, ट्रांसवर्स फोल्डिंग्स होती है, अनुदैर्ध्य फोल्डिंग्स यानी एक तरह का वलन होता है। ऐसे ही फ्रॉग के ईसोफेगस को भी हम देखेंगे, तो ये भी स्मॉल होता है और इसमें भी ट्रांसवर्स फोल्डिंग्स पाई जाती हैं। यूरोमेस्टिक का जो ईसोफेगस देखते हैं तो ये नैरो और लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी प्रोट्रेसिबल होता है। एवीज में पिजन में देखते हैं तो इसका ईसोफेगस भी लॉन्ग और नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये भी मस्कुलरिस होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि इसका ईसोफेगस है जो मिडिल में थोड़ा सा फूल करके क्रॉप नाम की रचना बनाता है। ये क्रॉप में फूड स्टोरेज होता है, यानी जो पिजन ग्रेन्स वगैरह खाती है, जो उसका भोजन है, तो वो यहाँ पर स्टोर्ड होता है। इसके अलावा इस क्रॉप से पिजन्स मिल्क का भी सेक्रेशन होता है, जिसको इसके चूजे पीते हैं। अब देखते हैं रैबिट का ईसोफेगस, तो ये भी लॉन्ग ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलरिस होता है, और इसमें भी म्यूकस फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, ट्रांसवर्स फोल्डिंग्स पाई जाती हैं। तो ये हो गया ईसोफेगस में पांचों के। अब देखते हैं हम लोग स्टमक में क्या क्या डिफरेंस है। तो स्कोलियोडर्म का जो स्टमक होता है वो 2 भागों में बटा रहता है। ये एक्चुअली में यू शेप में होता है स्टमक, देख रहे हैं ये डायग्राम में, और इसमें 2 भाग होते हैं इसके स्टमक में। जो ऊपर का भाग रहता है ईसोफेगस के बाद वाला,
वो कहलाता है कार्डियक स्टमक, और पीछे का ये भाग है ये पाइलोरिक स्टमक कहलाता है। कार्डियक और पाइलोरिक स्टमक के बीच में ये देख रहे हैं, इसमें ब्लाइंड सैक पाया जाता है स्कोलेडन में। अब जो फ्रॉग का जो स्टमक है वो बाहर से दो भागों में विभाजित नहीं दिखाई देता है, इसीलिए इसको सिर्फ स्टमक कहते हैं। जो यूरोमस्टिक्स का स्टमक होता है वो भी ये देखिए थोड़ा सा नैरो इस शेप में होता है, ये भी बाहर से विभाजित नहीं रहता है, कार्डियक और पाइलोरिक स्टमक में विभाजित नहीं होता है। अब बर्ड का देखते हैं, तो पिजन में जो है वो स्टमक होता है, ये दिख रहा है आपको गोलाकार रचना के रूप में दिखता है। तो जो इसका स्टमक दो भागों में विभक्त रहता है, इसका ऊपर वाला जो भाग है ये दिख रहा है आपको, ये कहलाता है प्रोवेंट्रिकुलस, और इसमें बीच वाला जो भाग होता है ये कहलाता है गिजार्ड। तो पिजन में भी स्टमक दो भागों में बटा होता है, प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड में। और रैबिट का जो स्टमक होता है वो तीन भागों में विभक्त रहता है। सबसे ऊपर का भाग स्टमक का जिसमें इसोफेगस खुलता है उसको बोलते हैं कार्डियक स्टमक। बीच वाला सबसे बड़ा वाला भाग रहता है वो कहलाता है फंडिक स्टमक यानी फंडिक पार्ट, और स्टमक का सबसे नीचे वाला भाग जो है वो पाइलोरिक पार्ट कहलाता है। तो रैबिट में स्टमक तीन भागों में बटा रहता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। एक और डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं जो स्कोलियोडन का स्टमक होता है इसमें पाइलोरिक भाग है, जो एक पाइलोरिक, इसमें पाइलोरिक भाग के आखिरी में पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है, और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा पाइलोरिक जो पार्ट ऑफ स्टमक है ये एक गोलाकार रचना बर्सा एंटियाना में खुलता है। तो ये बर्सा एंटियाना नाम की रचना है जो सिर्फ इसमें पाई जाती है। बर्सा एंटियाना ना ही फ्रॉग में पाया जाता है, ना यूरोमेस्टिस के एलिमेंट्री कैनाल में, ना ही पिजन और ना रैबिट के एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है। हमें कंपैरेटिव स्टडी करना है तो जो भी स्ट्रक्चर है उस कोई भी एक स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, जो पांचों में हम लोग उसका कंपैरिजन करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बर्सा एंटियाना ने सिर्फ इसमें पाया जाता है, इलेस्मोब्रैंक फिश में पाया जाता है, इन चारों में नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं इंटेस्टाइन के बारे में। तो सभी एनिमल्स का इंटेस्टाइन है जो दो भागों में बटा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्कोलियोडन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो स्पष्ट रूप से डिओडिनम और इलियम में विभक्त नहीं होता है, जबकि और एनिमल्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें दो भाग होते हैं, डिओडिनम और इलियम। तो लेकिन थोड़ा सा हमको देखने में जो बर्सा एंटियाना के जो बाद का भाग है इंटेस्टाइन का, शुरू होने की स्मॉल इंटेस्टाइन का आगे वाला भाग ये कहलाता है, ये डिओडिनम के समतुल्य होता है, लेकिन पीछे वाला भाग है जो वो इलियम में विभक्त नहीं होता है, इसको हम इंटेस्टाइन ही कहते हैं। इसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पश्च भाग में स्पाइरल वॉल्व पाया जाता है, स्पाइरल वॉल्व पाया जाता है, और इसमें विलाई नाम की रचना नहीं पाई जाती है। विलाई यानी एक तरह का दरार होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में वो इसमें नहीं पाया जाता, सिर्फ स्पाइरल वॉल्व पाया जाता है। यह अवशोषण को बढ़ाता है, अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाता है आंत के। जो फ्रॉग होता है इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी, ये भी हाईली कॉइल्ड होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये दो भागों में बटी जाती है, जो स्टमक के बाद वाला जो भाग है वो ये डिओडिनम कहलाता है, और बहुत अधिक कॉइल्ड रचना है जो ये इलियम कहलाती है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें दो भागों में बटा दिखाई देता है, डिओडिनम और इलियम।
यूरोमैस्टिक्स में भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डिओडिनम और इलियम में विभक्त दिखाई दे रही है। बर्ड में इसमें भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दो भागों में बटी रहती है। ये यू शेप में डिओडिनम और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, बहुत अधिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इलियम। इलियम एक्चुअली में जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनका जो इलियम वाला भाग होता है वो बहुत ही अधिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें पाचन के लिए ज्यादा समय तक भोजन रुकता है, इसलिए ये इलियम बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, कुंडलित आकार की रचना होती है। ऐसे ही रैबिट में भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दो भागों में बटी होती है, डिओडिनम और इलियम। ये डिओडिनम यू शेप में आकार का स्ट्रक्चर और ये बहुत ही अधिक जो कॉइल्ड रचना है, कुंडलित आकार की रचना है, वो इलियम कहलाती है। अब देखते हैं इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है, तो जो स्कॉलियोडॉन होता है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ पीछे वाला थोड़ा सा चौड़ी रचना होती है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं रेक्टम। रेक्टम है जो एनस से होते हुए क्लोएका में खुलता है। यानी लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी भाग क्या होता है, क्लोएका होता है। क्लोएका पीछे की तरफ क्लोएकल एपर्चर के द्वारा खुलता है। ये क्लोएकल एपर्चर एक्चुअली में जो पेल्विक फिन होती है स्कॉलियोडॉन में, उसके वहां पर उसके मिडिल में खुलता है क्लोएकल एपर्चर। और इसमें एक और बात है कि जो ये स्कॉलियोडॉन होती है इसमें रेक्टल ग्लैंड भी पाई जाती है। रेक्टम इलाके में, रेक्टम जगह में रेक्टल ग्लैंड निकली जाती है। और जो फ्रॉग होता है इसमें भी, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में भी रेक्टम होता है और रेक्टम एनस से होते हुए क्लोएका में खुलता है और क्लोएका पीछे की तरफ क्लोएकल एपर्चर के द्वारा बाहर खुलता है। क्लोएका में ही यूरिनोजेनिटल डक्ट का यूरिन पार्ट भी खुलता है। क्लोएकल एपर्चर ने क्लोएका में, इन एनिमल्स में, जिन एनिमल्स में क्लोएका होता है इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल का भाग और यूरिनोजेनिटल जो डक्ट है वो दोनों एक साथ कहाँ खुलती है, क्लोएका में खुलती है और क्लोएका क्लोएकल एपर्चर की तरफ खुलता है। यहाँ यूरोमैस्टिक्स में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो रेक्टम के द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम भाग होता है और ये क्लोएका में होते हुए क्लोएकल एपर्चर के द्वारा बाहर खुलता है। जो पिजन होता है, पिजन में भी जो लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है ये सीका, सीका नाम की रचना पाई जाती है और इसमें भी रेक्टम क्लोएका के द्वारा क्लोएकल एपर्चर से होते हुए खुलता है। इसमें अब देखेंगे जो रैबिट है, रैबिट में जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें दो भाग होते हैं मेन, इसमें कोलोन और रेक्टम होता है। एक्चुअली में तीन पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम छोटा सा भाग होता है जो कि यहाँ स्कॉलियोडॉन में, फ्रॉग में और इसमें यूरोमैस्टिक्स में नहीं पाया जाता है। यहाँ सीकम और कोलोन के सीकम और ये इलियम के जोड़ पर इलियोकोलिक वॉल्व भी पाया जाता है और यहीं पर एक अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इसमें पाया जाता है। इसमें रैबिट में पाया जाता है और इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलोन और रेक्टम पीछे की तरफ एनस के द्वारा खुलते हैं बाहर। यानी रैबिट में क्लोएका नहीं पाया जाता है, सिर्फ एनस पाया जाता है। बाकी के सभी एनिमल्स में क्लोएका होता है और क्लोएकल एपर्चर के द्वारा जो बाहर खुलता है, लेकिन रैबिट में सिर्फ एनस पाया जाता है। इसके अलावा हम जो देखेंगे कंपैरेटिवली इसमें सभी में, तो जैसे देख रहे हैं ये पिजन है, पिजन में क्लोएका के बाद एक बर्सा फैब्रिसी नाम की रचना पाई जाती है। तो ये रचना है जो ये चारों एनिमल्स में नहीं पाई जा रही है, जाती है, जबकि इसमें पाई जाती है। तो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का ये सब पूरा स्ट्रक्चर हो गया पांचों एनिमल्स के।
का कंपेरेटिवली। अब हम इनमें देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है। तो सलाइवरी ग्लैंड इनमें पाई जाती है, रैबिट में पाई जाती है सभी तरह की। कुछ एनिमल्स में म्यूकस ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, और कुछ में इनमें सभी में लगभग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो वो स्टमक में पाई जाती है। स्टमक के भाग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करती हैं। जो यहाँ पर जैसे थोड़ा सा जो डिफरेंस है, ये बर्ड में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है प्रोवेंट्रिकुलस पार्ट में पाई जाती हैं, और इनके द्वारा गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक जूस में लगभग सभी में HCl और पेप्सिन होता है। जैसे मैमल्स में गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन, रेनिन और HCl ये पाया जाता है। इसके अलावा जो इन एनिमल्स में सभी में लीवर होता है, लीवर ग्लैंड होती है। तो जैसे कि स्कोलिडॉन में बाइलोब्ड लीवर होता है, फ्रॉग में ट्राइलोब्ड लीवर होता है। यहाँ यूरोमेस्टिक्स में भी लीवर है जो वो डिओडिनम के जरिए होता है। सभी एनिमल्स में यहाँ डिओडिनम वाले भाग में ही के लेफ्ट साइड में लीवर होता है। तो ये लीवर बाइलोब्ड इसमें भी होता है, और ये पिजन में भी बाइलोब्ड होता है। लेकिन ये रैबिट में है जो लीवर 5 लोब्स का होता है, 5, इसलिए 5 लोब्ड लीवर कहेंगे। अब इन सभी पांचों एनिमल्स में पैंक्रियास पाया जाता है। पैंक्रियास है जो स्कोलिडॉन में कार्डियक और पाइलोरिक स्टमक के बीच में पाया जाता है, जबकि जो फ्रॉग है इसमें जो लीवर है स्टमक और डिओडिनम के बीच में यहाँ पाया जाता है। और इन एनिमल्स में जैसे कि यूरोमेस्टिक्स और पिजन है, और रैबिट में भी जो पैंक्रियास होता है वो डिओडिनम के दोनों भुजाओं के बीच में, डिओडिनम क्या होता है, सॉरी, डिओडिनम यू शेप में होता है जो, तो उसी के दोनों आर्म्स के बीच में पैंक्रियास पाया जाता है। और सब जैसे कि फ्रॉग वगैरह में दोनों क्या कॉमन यानी कि हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा लीवर का गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस ओपन होता है डिओडिनम में। तो ये ग्लैंड्स हो गई। इसके अलावा जैसे रेक्टल ग्लैंड मैंने बताया है, तो रेक्टल ग्लैंड स्कोलिडॉन के लिए भी होती है, जबकि इन एनिमल्स में नहीं होती है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि पूरे पांचों एनिमल्स का, स्कोलिडॉन, फ्रॉग, यूरोमेस्टिक्स और पिजन का और रैबिट का एलिमेंट्री कैनाल का कंपैरेटिव स्टडी, इसमें जो कंपैरिजन में जो डिफरेंसेस पाए गए हैं वो मैंने बताया।